ओके स्टूडेंट, इसके पहले के जो लेक्चर्स थे वो हम लोगों ने ब्लैक बोर्ड पे लिए थे, लेकिन आगे का जो एक्सप्लेनेशन है वो पूरा थ्योरेटिकल पार्ट है और उसमें ब्लैक बोर्ड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक्सप्लेनेशन ज्यादा है तो उसे जो है हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग वाले मेथड से करेंगे। इसके पहले अब जो फर्स्ट चैप्टर है साइंस 2 का, जिसमें आपने हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन में आपने देखा ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन क्या होता है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। उसके बाद आपने एवोल्यूशन देखा, एवोल्यूशन क्या होता है, और फिर बच्चों आपने देखा एवोल्यूशन के एविडेंसेस। जो पहला एविडेंस आपने देखा था वो मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस था, दूसरा एविडेंस आपने देखा था एनाटॉमिकल एविडेंस, फिर वेस्टिकल ऑर्गन्स, फिर पैलेंटोलॉजिकल एविडेंस, और उसके बाद आपने देखा था कनेक्टिंग लिंक, और फिर एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस। एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस को फीटल साइंस करके बोलते हैं। आपके टेक्स्ट बुक में एक जगह पर फीटल साइंस को क्वेश्चन आंसर सेशन में फैटल साइंस करके दे दिया है, तो वहां पर जो फैटल साइंस वाला जो बात है उसको आप एम्ब्रोलॉजिकल एविडेंस करके ही लोगे। तो बच्चों इतना पार्ट कंप्लीट करने के बाद जो नेक्स्ट पार्ट आप सीखने वाले हो वो है डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। हमने देखा था कि एवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने के लिए बहुत सारी थ्योरीज दी गई थी, तो इसमें से एक साइंटिस्ट है जिनका नाम है डार्विन, जिन्होंने ये थ्योरी दी थी। डार्विन ने एक बहुत बड़ी शिप में पूरे वर्ल्ड का जो है वॉयज किया था, यात्रा की थी, और वहां पर उसने अलग अलग जो एनिमल्स और प्लांट्स मिले इनके स्पेसिमेंस को उसने कलेक्ट किया था। तो देखते हैं टेक्स्ट बुक में क्या दिया हुआ है, फिर मैं हर लाइन और हर वर्ड आपको एक्सप्लेन करते जाऊंगा। Charles Darwin had collected innumerable specimens of plants and animals, and depending upon the observation of the specimen, he published the theory of natural selection. उसकी theory का नाम क्या है? Natural selection, which preaches the survival of fittest. जो कहता है survival of fittest. Survival of fittest का मतलब है जो सबसे strong होगा वो animal जिंदा रहेगा। जो animal एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाएगा, जैसे जैसे एनवायरमेंट चेंज होगा, अगर उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट नहीं कर पाया तो वो बचेगा नहीं। इसको हम कहते हैं सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट। फिटेस्ट मतलब सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, और सर्वाइवल का मतलब होता है जिंदा रहना। फॉर दिस पर्पस डार्विन हैड पब्लिश अ बुक टाइटल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये फिल इन द ब्लैंक्स के लिए आपको याद रखना है कि डार्विन ने जो बुक पब्लिश की थी वो बुक का नाम क्या था? उसका नाम क्या था? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। While explaining for the concept, Darwin says that all the organism reproduce prolifically. अब इसका मतलब क्या? prolifically कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस prolifically मतलब वो जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा अपने रिप्रोडक्शन के समय वो उससे ज्यादा ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने की कोशिश करता है। आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स में देख चुके, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल बताता हूँ, कॉड फिश जो ओशन में रहती है। ये जो कॉड फिश है एक बार में 4 to 6 मिलियन एग देती है। अगर सारे के सारे एग्स हैच हुए तो विद इन फ्यू मंथ में पूरा ओशन जो है वो कॉड फिश से भर जाएगा। मतलब ये कैसे रिप्रोड्यूस कर रही है? प्रोलिफिकली। लेकिन इसमें से कुछ ही एक जो है वो हैच हो पाते हैं, कुछ ही एक जो है इनमें से नए फिश बन पाते हैं। हैची मतलब नए फिश बन पाना। तो पहले तो ये बात है कि ये थ्योरी ये कहती है कि हर ऑर्गेनिज्म क्या करता है? रिप्रोड्यूस करता है प्रोलिफिकली, मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में अपना नंबर बनाने की कोशिश करता है। Then all organism compete with each other in a life threatening manner. फिर इनमें क्या होता है? कंपटीशन चालू होता है, और ये कंपटीशन कैसा होता है? लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में होता है। लाइफ थ्रेटनिंग मैनर का मतलब होता है बहुत टफ कंपटीशन। In this competition, only those organisms sustain which show the modification essential for winning the competition. और ये जो कंपटीशन चलता है इनका फूड के लिए और सर्वाइवल के लिए, इसमें खाली वही ऑर्गेनिज्म जो है जिंदा रह पाते हैं जो अपने अंदर
उस क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, उस समय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर पाते हैं, वही ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, बच जाते हैं। और बाकी सब हाउएवर बिसाइड, अच्छा, modification essential for living the competition. However, beside this, natural selection also plays an important role because nature select only those organisms which are fit to live and the rest perish. हाँ, खाली इनका कंपटीशन ही काफी नहीं होता, इनमें जो चेंजेस आ गए वो भी, हाँ, ये जो चेंजेस आते हैं इसके ऊपर एक और फैक्टर काम करता है जिसको बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। नेचर खाली उन्हीं ऑर्गेनिज्म को सिलेक्ट करता है जो उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए फिट है, और बाकी क्या हो जाते हैं, पेरिश हो जाते हैं। PERISH, पेरिश का मतलब होता है खत्म हो जाना। Sustaining and selected organism can perform reproduction and thereby give rise to new species with their own specific character. जो ऑर्गेनिज्म बच गए जिनमें एसेंशियल मॉडिफिकेशन आए, फिर ये ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोड्यूस करने के बाद ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें उस एनवायरनमेंट के लिए एसेंशियल चेंजेस आ चुके हैं, और फिर वो ऑर्गेनिज्म जो है नए स्पीसीज को बनाते हैं विद स्पेसिफिक कैरेक्टर, और ये स्पीसीज जो है अर्थ पे फिर चलती रहती है। डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन वाज वाइडली एक्सेप्टेड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन, क्योंकि उस समय और कोई थ्योरी नहीं थी, तो लोगों को ये बात ऐसे लगी कि राइट है, और बहुत ज्यादा समय तक ये थ्योरी एक्सेप्ट हुई। However, some objections were raised against the theory, लेकिन इसके अगेंस्ट में कुछ ऑब्जेक्शंस रेज किए गए। ओके, ऑब्जेक्शन थोड़ी देर में देखेंगे, पहले वापस एक बार देख लेते हैं कि थ्योरी क्या थी। तो चार्ल्स डार्विन क्या कहता था, पहली बात है, जब भी आप इसका आंसर्स लिखोगे तो यहां पर आप ये बताओगे कि इसकी थ्योरी का नाम क्या था। इसकी थ्योरी का नाम क्या था, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। फिर इसमें क्या बताना, ऑल द ऑर्गेनिज्म दे रिप्रोड्यूस प्रोलिफिकली, ये वर्ड याद रखो, प्रोलिफिकली मतलब बहुत लार्ज अमाउंट में, और रिप्रोडक्ट प्रोलिफिकेशन होता है लाइफ थ्रेटनिंग। फिर इन ऑर्गेनिज्म में, जो ऑर्गेनिज्म में इसेंशियल चेंजेस आते हैं, जो एनवायरनमेंट उस समय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को फिट कर पाए, वही ऑर्गेनिज्म ये ऑर्गेनिज्म फिर रिप्रोड्यूस करते हैं, और रिप्रोड्यूस करने के बाद फिर न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है विद स्पेसिफिक कैरेक्टर। तो ये थी डार्विन की थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। तो इतने पॉइंट अगर आप डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन के लिए याद रखोगे तो आपका आंसर प्रिपेयर हो गया। अब उसके बाद लेकिन कुछ ऐसी बातें थी जिसकी वजह से बाद में डार्विन की थ्योरी पर ऑब्जेक्शन इज नॉट ओनली। डार्विन क्या कहता था कि ऑर्गेनिज्म में जो चेंजेस आ रहे हैं उसका रीजन क्या, नेचुरल सिलेक्शन है, लेकिन खाली यही एक फैक्टर नहीं था। नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और बहुत से फैक्टर्स हैं जो कि आप एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में देख चुके हो। तो नेचुरल सिलेक्शन के अलावा और भी फैक्टर्स थे जो एवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। डार्विन डिड नॉट मेंशन एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट यूजफुल एंड यूजलेस मॉडिफिकेशन। हाँ, कुछ ऑर्गेनिज्म में यूजफुल मॉडिफिकेशन होते हैं, जैसे कि स्नेक का जो लेग चला गया, ओके, हमारा जो अपेंडिक्स है वो रिमूव करके उसका छोटा सा पार्ट बच गया। ये सब बातें जो हैं जो यूजफुल, और कुछ यूजलेस मॉडिफिकेशन भी ऑर्गेनिज्म में हुए थे, डार्विन इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर पाया। देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्लो चेंजेस एंड अब्रप्ट चेंजेस। आप ह्यूगो डी बैरिस की थ्योरी म्यूटेशन पढ़ चुके हो कि अचानक ऑर्गेनिज्म में जेनेटिक चेंजेस आने की वजह से अब्रप्ट चेंजेस होते हैं। तो ये स्लो चेंजेस कैसे आते हैं या अब्रप्ट चेंजेस कैसे आते हैं, इस बात को डार्विन एक्सप्लेन नहीं कर पाया। Irrespective of all these objections, Darwin work on evolution has been a milestone. होने के बावजूद की थ्योरी दी और एक एवोल्यूशन की तरफ वर्क शुरू किया, इसलिए इसके वर्क को एक माइलस्टोन वर्क करके कहा जाता है।
नाम क्या है? थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। ये क्या कहती है? हर ऑर्गेनिज्म प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करता है और प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करने के बाद ये आपस में कंपटीशन करते हैं, लाइफ थ्रेटनिंग मैनर में कंपटीशन होता है। के बाद में सुटेबल चेंजेस हो अकॉर्डिंग जो सबसे फिटेस्ट होता है वो सरवाइव होता है। इसके अलावा नेचुरल सिलेक्शन भी इसके ऊपर बहुत न्यू स्पीसीज फॉर्म होती है जो अकॉर्डिंग रहती है रहता है। आपको एग्जाम में डार्विन के ऑब्जेक्शन के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो खाली ये जो 3 पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं, ये 3 पॉइंट आपको ऐसे कैसे ही लिख देने हैं डार्विन के थ्योरी के ऑब्जेक्शन के लिए। बच्चों थोड़ा सा साइंटिस्ट डार्विन के बारे में जान लेते हैं। इनका पूरा नाम था चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन। 1809 और 1882, बर्थ 1809 और डेथ 1882। This English biologist proposed the theory of evolution. He showed that all the species of living organism have been gradually evolved over the period of thousands of years from common ancestor. इन्होंने बताया था कि सारे ऑर्गेनिज्म जो है कॉमन एंसेस्टर से डेवलप हुए। हमने इसके एविडेंसेस भी देखे थे। कॉमन एंसेस्टर्स का मतलब होता है इनके फोर फादर जो है सब सेम थे और जो अलग अलग इन्वायरमेंट में गए, जिस इन्वायरमेंट में गए उसके अकॉर्डिंग उनमें चेंजेस आए। He proposed that प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन रिस्पॉन्सिबल फॉर द एवोल्यूशन। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है, जब भी डार्विन की थ्योरी आप बोलोगे ना तो डार्विन की थ्योरी में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन ये वर्ड आना ही चाहिए। तो ये इंफॉर्मेशन हो गया डार्विन के थ्योरी के बारे में। क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको पूछा जा सकता है राइट शॉर्ट नोट ऑन द डार्विन्स थ्योरी और एक्सप्लेन द डार्विन्स थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अब डार्विन के बाद इसी फील्ड में दूसरा वर्क करने वाले जो बायोलॉजिस्ट है या साइंटिस्ट है उनका नाम है लेमार्क। पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट लेमार्क। इनकी थ्योरी बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है, बहुत ही मजेदार वे से इन्होंने इवोल्यूशन को बताने की कोशिश की। ये भी कुछ हद तक सक्सेसफुल रहे। अब इनका क्या कहना था, जो कि कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है इसमें जो चेंजेस होते हैं ये उसके लेजीनेस के लिए, लेजीनेस की वजह से या उसके ओवर एक्टिविटी की वजह से होते हैं। वो क्या है अभी हम देखते हैं इसमें। देखो लेमार्किज्म, इनके थ्योरी को क्या बोला जाता है? लेमार्किज्म। लेमार्किज्म मतलब लेमार्क ने दी हुई थ्योरी करके नाम है लेमार्किज्म। पूरा नाम क्या है इनका? जीन बैप्टिस्टे लेमार्क proposed that morphological changes occurring in living organism are responsible for evolution. वो क्या कहते हैं? लिविंग ऑर्गेनिज्म में जो ऊपर ऊपर के चेंजेस होते हैं, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं। मॉर्फोलॉजी आप समझ चुके हो, द स्टडी ऑफ द एक्सटर्नल कैरेक्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड एज मॉर्फोलॉजी। जैसे कोई प्लांट है उसके लीफ स्ट्रक्चर का स्टडी करते हो, कोई एनिमल है उसका उसके बॉडी पे किस टाइप के सेल्स स्केल्स हैं, ये बार बार का जो स्टडी करते हो उसको आप क्या कहते हो? मॉर्फोलॉजी। तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क क्या कहते थे? मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस ऑकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में जब वो जिंदा रहता है उस वक्त उसके अंदर जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एवोल्यूशन के लिए। एंड द रीजन बिहाइंड दिस दोज मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस इज एक्टिविटीज और लेजीनेस ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म। अभी जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस किसकी वजह से होते हैं? या तो उस ऑर्गेनिज्म की एक्टिविटी की वजह से या उसके लेजीनेस की वजह से। एक्टिविटी की वजह से अगर वो बहुत ज्यादा एक्टिविटी कर रहा है तो कुछ ऐसे चेंजेस आते हैं जिसकी वजह से वो स्ट्रांग हो जाता है। लेजीनेस की वजह से उसके कुछ ऑर्गन्स लूज हो जाते हैं। ऐसी कुछ बातें उसने की थी। He called this concept as the principle of use or disuse of organ. इसको क्या बोलते हैं? यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। मतलब किसी ऑर्गन का अगर आप बहुत ज्यादा यूज करोगे तो बहुत अच्छी तरह डेवलप हो जाएगा। अगर आपने उसका डिसयूज किया, मतलब आप उसका यूज नहीं कर रहे हो, तो सीधी सी बात है कि वो ऑर्गन जो है धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, जिसको बोला जाता है यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। फर्दर इज सेड दैट द नेक ऑफ जिराफ, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ये, ध्यान से समझना इसको। ये क्या कहते थे कि जो जिराफ की गर्दन है ये लंबी होने का कारण
जैसी है। उनका क्या कहना था, वो मैं आपको टेक्स्ट बुक के अलावा बात बता दूं, जिराफ पहले ऐसे एनवायरनमेंट पे रहते थे जहां पर ट्रीज का हाइट छोटा रहता था, तो वो इजीली, उनकी गर्दन तभी इतनी लंबी नहीं थी, उनकी गर्दन जो है छोटी थी, वो वहां के लीव्स को आसानी से खाते थे। लेकिन जैसे जैसे एनवायरनमेंट में चेंजेस होते गए, ये पेड़ और ऊंचे ऊंचे होते गए, जैसे जैसे पेड़ ऊंचे होते गए, जिराफ भी अपनी गर्दन जो है वो स्ट्रेच करने लगे। स्ट्रेच करते 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 कई थाउजेंड्स फ्लैक्स ऑफ ईयर्स के बाद तो जाकर के जिराफ की गर्दन जो है इतनी लंबी हो गई। मतलब ये जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस जिराफ में आते गए, इस मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस की वजह से जो एक्चुअल जिराफ पहले छोटी नेक वाला जिराफ था, अब वो कैसा हो गया, लंबी नेक वाला जिराफ हो गया। मतलब एक नया स्पीसीज फॉर्म हो गया, यानी इवोल्यूशन, ऐसा इनका कहना था। देखो आपके टेक्स्ट बुक में क्या दिया है, द नेक ऑफ जिराफ हैज बिकम too long due to browsing on leaves of tall plant by extending their neck for several generation। मतलब जिराफ ने कई जनरेशन तक अपने नेक को क्या क्या एक्सटेंड करते गया। एक्सटेंड, यहाँ पे आप डायग्राम भी देख सकते हो, ठीक है। तो पहले छोटी गर्दन और उसके बाद गर्दन जो है धीरे धीरे लंबी होती जा रही है। तो उसका क्या कहना था कि जिराफ की जो नेक ये लॉन्ग की हुई ड्यू टू ब्राउजिंग ऑन लीव्स ऑफ टॉल प्लांट, वो जो लंबे प्लांट थे ना उसके पत्तों पर ब्राउजिंग करने की वजह से, बाय एक्सटेंडिंग देयर नेक फॉर सेवरल जनरेशन, वो कई जनरेशन तक अपने नेक को क्या करते गया, एक्सटेंड करते गया। सिमिलरली अब और एक एग्जांपल देख लो, शोल्डर्स ऑफ आयरन स्मिथ। आयरन स्मिथ लोहार होता है ना, उसको आयरन स्मिथ कहते हैं। आयरन स्मिथ के जो शोल्डर्स होते हैं, कंधे बाएं, ये जो है बहुत स्ट्रांग होते हैं ड्यू टू फ्रीक्वेंट हैमरिंग मूवमेंट। वो बार बार उसे लोहे पे हैमर जो है मारते रहता है, इस वजह से उसके जो आर्म्स है वो काफी स्ट्रांग हो जाते हैं। मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस, विंग्स ऑफ बर्ड लाइक ऑस्ट्रिच एंड इमू हैव बिकम वीक। इनके पंख आपने देखे होंगे, ऑस्ट्रिच और इमू जो बर्ड हैं, इनके पंख बहुत कमजोर होते हैं। क्यों कम होते हैं, कमजोर होते हैं? क्योंकि ये इसका यूज नहीं करते, मतलब डिसयूज की वजह से। मॉर्फोलॉजिकल चेंज है, मॉर्फोलॉजिकल चेंज है मतलब क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ। एवोल्यूशन क्या है, जो स्लो एंड ग्रेजुअल चेंज को आप एवोल्यूशन कहते हो। तो ये विंग्स में पहले, ये जो बर्ड्स है इनके पहले विंग्स क्या थे, बहुत स्ट्रांग थे। लेकिन जैसे जैसे एनवायरमेंट में चेंज हुआ, इन्हें जो है अपने विंग्स को बहुत ज्यादा यूज करने की जरूरत नहीं पड़ी, दौड़ के ही खाना ले लेते थे, उड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी। अब उड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, इसके लिए क्या हुआ, इनके जो विंग्स है वो क्या रह गए, कमजोर रह गए, यानी डिसयूज की वजह से। Legs of the bird like swan and duck have become useful for swimming due to living in water and snakes। अभी जो swan और duck हैं, इनके जो legs हैं, इनमें स्विमिंग हैबिट था, स्विमिंग की वजह से इनमें वैसे चेंजेस हुए, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस हुए, क्योंकि अपने लेग्स को लगातार किसके लिए यूज करते थे, स्विमिंग के लिए यूज करते थे। और फिर इनके लेग किस तरह मॉडिफाई हो गए, स्विमिंग के लिए मॉडिफाई हो गए। और एक बहुत अच्छा एग्जांपल जो कि आप जानते हो, स्नेक हैव लॉस्ट देयर लेग बाय मॉडिफिकेशन इन देयर बॉडी फॉर बरोइंग हैबिट। स्नेक जो है ये बिल में रहते थे, बरोइंग हैबिट मतलब बिल, ये खुद बिल नहीं बनाते, दूसरे के बनाए हुए बिल में रहते हैं। तो जब ये बिल के अंदर जाते थे, पहले इनको बहुत अच्छे फोरलिम और हाइंडलिम हुआ करते थे। जब ये बिल में जाते थे तो इनके फोरलिम हाइंडलिम जो है बिल के ऊपर ऐसा फंस जाते थे, तो इनको काफी दिक्कत होती थी फास्ट मूवमेंट के लिए। तो इन्होंने वो फोरलिम का यूज करना बंद कर दिया, यूज करना बंद कर, धीरे धीरे इनके फोरलिम जो है वो, फोरलिम और हाइंडलिम जो है खत्म हो गए। ऑल दिस एग्जाम्पल आर टाइप ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। ये सब कैसे कैरेक्टर है, एक्वायर्ड कैरेक्टर, जेनेटिक कैरेक्टर नहीं है, ये एक्वायर्ड कैरेक्टर है। एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या होता है, अपने लाइफ जीते समय कोई ऑर्गेनिक करता है, जो पाता है उसको हम कहते हैं एक्वायर्ड कैरेक्टर। एंड आर ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन टू अनदर। और ये उसका ये कहना था, ये जो एक्वायर्ड कैरेक्टर है, कोई ऑर्गेनिज्म जब अपना लाइफ जी रहा उस समय जो कैरेक्टर वो एक्वायर करता है, ये कैरेक्टर को क्या करता है, अगले जनरेशन में ट्रांसफर करता है। दिस इज कॉल्ड द थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर और लेमार्किज्म। तो लेमार्क की थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इनहेरिटेंस आपको मालूम है, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होना। तो थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर का मतलब क्या है
कि ये जो कैरेक्टर है एक जनरेशन से क्या होते हैं, दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, लेमार्किज्म या लेमार्की थ्योरी कहते हैं। तो लेमार्की थ्योरी बहुत आसान है, अगर आपको एग्जाम में इस पे क्वेश्चन आते हैं तो आपको क्या क्या सोचना है। लेमार्की थ्योरी में सबसे पहले इसको लेमार्किज्म कहा जाता है। इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर। उसका ये कहना है कि कोई भी ऑर्गेनिज्म में जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस होते हैं ये उसकी एक्टिविटीज की वजह से या उसके लेजीनेस की वजह से होते हैं। इसी एक्टिविटीज और लेजीनेस को हम क्या कहते हैं, यूज और डिसयूज ऑफ ऑर्गन। कोई ऑर्गेनिज्म, अभी जैसे जिराफ का एग्जांपल दे सकते हो, जिराफ ने अपने नेक मसल्स का कंटिन्यूअसली यूज किया तो धीरे धीरे उसकी नेक जो है लंबी हो गई। तो थ्योरी में आप पहले ये 2-3 पॉइंट लिखने के बाद ये 2-3 एग्जांपल लिख दो, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में एग्जांपल दिए गए। एग्जांपल लिखने के बाद फिर आप क्या लिखो लास्ट में, कि जो भी कैरेक्टर्स कोई ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में एक्वायर्ड करता है, ये कैरेक्टर क्या होते हैं, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। तो डार्विन क्या कहता था कि नेचर सिलेक्ट करता है। लेमार्क क्या, डार्विन ये कहता था कि ऑर्गेनिज्म जो प्रोलिफिकली रिप्रोड्यूस करते हैं, फिर उनमें कंपटीशन होता है, उसमें से जो सबसे फिटेस्ट होता है वो सरवाइव होता है। इसमें नेचर भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, वो उन्हीं को सिलेक्ट करता है जिनमें सुटेबल मॉडिफिकेशन आ गए। और लेमार्क क्या कहता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन के समय एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग अपने अंदर क्या करता है, कैरेक्टर्स को या अपने अंदर एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग कुछ नए कैरेक्टर्स को एक्वायर्ड करता है, और ये एक्वायर्ड कैरेक्टर फिर क्या होते हैं, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं। ओके, तो अब डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन ड्यू टू स्पेसिफिक एक्टिविटीज और आइदर डीजनरेशन ड्यू टू नो यूज ऑल वाज वाइडली एक्सेप्टेड। अभी ठीक है, लोगों ने इस बात को तो अच्छी तरह मान लिया कि जो लेमार्क कहते थे कि कोई ऑर्गन का बहुत ज्यादा यूज किया जाए तो वो ज्यादा डेवलप हो जाएगा, और अगर समझो वो ऑर्गन जो है यूज नहीं किया तो फिर धीरे धीरे वो ऑर्गन डिजनरेट हो जाएगा। इस बात को लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ ये ऐसा होता है करके। बट ट्रांसफर ऑफ दोज कैरेक्टर फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन वाज रिजेक्टेड। लेकिन ये कैरेक्टर एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होते जाते हैं, इस बात को तो लोग ने रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया, इसमें बहुत से साइंटिस्ट लोगों ने एक्सपेरिमेंट किए, जो आपके बुक में नहीं दिए, मैं आपको एक एक्सपेरिमेंट बता दूं। उन्होंने क्या किया, कुछ चूहे लिए, इन चूहों की पूंछ है काट दी, फिर उनको आपस में रिप्रोड्यूस होने दिया। अगले जनरेशन में देखा इनकी पूंछ वापस आ गई, फिर से पूंछ काटे, ऐसा कई जनरेशन तक वो करते गए। लेकिन हर बार जो पूंछ कटे हुए चूहे थे उनसे पूंछ वाले ही बच्चे पैदा हो गए। तो ये इसलिए ऐसा हो रहा था ना, क्योंकि ना मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होते। हमें मालूम है कि खाली जेनेटिक कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं, मतलब जो जीन्स में चेंजेस आते हैं। जीन्स इसके पहले आप जान चुके हो, जो प्रोटीन सिंथेसिस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और प्रोटीन ही हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करता है। हमारा आई कलर, हेयर स्ट्रक्चर सब किससे डिसाइड होता है, प्रोटीन से। और ये प्रोटीन सिंथेसिस कैसे होता है, पहले डीएनए से, ट्रांसक्रिप्शन से एमआरएनए बना, फिर एमआरएनए से क्या बना, ट्रांसलेशन हुआ, ट्रांसलेशन होकर के अमीनो एसिड आया, अमीनो एसिड से क्या बना, प्रोटीन बना। तो ये किससे रिलेटेड है, डीएनए से रिलेटेड है, और डीएनए के सेगमेंट को क्या बोलते हैं, जीन कहते हैं। तो लेमार्क जो कहता था ना कि जो लाइफ स्पैन में जो कैरेक्टर्स एक्वायर किए जाते हैं वो अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं, ये बात लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की, क्योंकि ऐसा होता भी नहीं है। It has been verified many times that modification brought in us are not transferred to next generation, and that why Lamarck theory was disproved. क्यों डिस्प्रूव हुई, क्योंकि हमारे अंदर जो मॉडिफिकेशंस होते हैं, अगर मान लो सिंपल सी बात है, अगर किसी का हाथ एक्सीडेंट में कट गया, किसी फादर का, तो क्या अगले जनरेशन में उसका जो चाइल्ड आएगा उसका हाथ कटा होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। मार्क के अकॉर्डिंग ये कैरेक्टर अगले जनरेशन में ट्रांसफर होना चाहिए, तो इसीलिए थ्योरी को क्या किया गया, डिस्प्रूव किया गया। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म कैन ट्रांसफर द कैरेक्टर व्हिच इट हैज एक्वायर्ड टू द नेक्स्ट जनरेशन।
This is called ancestry of acquired character. The living organism can transfer the character which it has acquired to the next generation. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो जो भी कैरेक्टर उसको ये वाले जनरेशन में मिला उसको अगले जनरेशन में क्या कहता है, ट्रांसफर करता है. दिस इज कॉल्ड एंसेस्ट्री ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर. हाँ, लेकिन ये कैरेक्टर कैसे होने चाहिए? जेनेटिक कैरेक्टर होने चाहिए. मतलब जीन्स में अगर चेंजेस हुए हैं तो ही वो कैरेक्टर क्या होगा, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होगा. लेकिन लेमार्क का कहना था कि नहीं, जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, एक्सटर्नल कैरेक्टर जो भी डेवलप होते हैं वो ट्रांसफर होते हैं, इसलिए इसकी थ्योरी को रिजेक्ट कर दिया गया. थोड़ा सा लेमार्क जी के बारे में देख लेते हैं. तो जीन बैप्टिस्ट लेमार्क यहाँ पे इनका बर्थ है 1744 और डेथ है 1829. Lamarck proposed that the activities of the organism are responsible for their evolution. Organism जो भी एक्टिविटी करता है उसके लिए वो रिस्पॉन्सिबल होता है एवोल्यूशन के लिए. जिराफ ने ऊपर की पत्तियां खाने के लिए अपने गर्दन को स्ट्रेच किया, ये एक्टिविटी की, जिसकी वजह से उसकी गर्दन लंबी हुई और नया स्पीसीज बन गया, यानी क्या हुआ, एवोल्यूशन हुआ. दिस फ्रेंच नेचुरलिस्ट proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan. हर ऑर्गेनिज्म, चाहे वो एनिमल हो या प्लांट हो, वो अपने लाइफ स्पैन में उसमें कुछ चेंजेस होते हैं. And those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in the next subsequent generation too. वो कहता था ये जो चेंजेस है अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं और उसके अगले जनरेशन में भी ये ट्रांसफर होते रहते हैं सब्सिक्वेंट जनरेशन में. तो यही लेमार्क की थ्योरी. अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं तो आप ये पॉइंट लिख सकते हो. लेमार्क proposed that each animal or plant undergoes some changes in its lifespan, and those changes are transferred to the next generation, and such changes occur in the next subsequent generation. तो ये लिखने के बाद आप जिराफ और बाकी जो एनिमल्स हैं और जिसका जो एग्जाम्पल आपको दिया गया एग्जाम्पल लिख दो, आपका लेमार्क का थ्योरी पूरा हो गया. तो क्वेश्चन आंसर सेशन आप ऐसे भी कर सकते हो. जो भी ठीक है, मैं एक काम करूंगा, आपको साथ लेमार्क की थ्योरी थी. तो यहाँ पे लेमार्क की थ्योरी जो है वो खत्म होती है. तो लेमार्क की थ्योरी जो है इसमें वो क्या कहता था कि कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने लाइफ स्पैन में जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स किसी ऑर्गन के ओवर यूज की वजह से या डिसयूज की वजह से वो एक्वायर्ड करता है, वो जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होते रहते हैं. मगर ऐसा नहीं है, क्योंकि जो जेनेटिक कैरेक्टर, जो जेनेटिक चेंजेस आते हैं वही चेंजेस क्या होते हैं, अगले जनरेशन में ट्रांसफर होते हैं. तो ये लेमार्क की थ्योरी का एक पिटफॉल था, पिटफॉल यानी गलती थी, या आप ये बोलोगे कमी थी, जिसकी वजह से लेमार्क की थ्योरी भी डिस्प्रूव हुई. ठीक है बच्चों, तो आज हम ये दो थ्योरी देखते हैं. इसके बाद इस लेसन का एक लास्ट छोटा सा पार्ट रह जाएगा जिसको हम स्पेशिएशन और फिर ह्यूमन इवोल्यूशन, बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, वो इसके साथ में नहीं कर रहा हूं क्योंकि फिर ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा. है तो फिलहाल आप ये डार्विन की थ्योरी और लेमार्किज्म इसको स्टडी कर लो, साथ में आप इसके क्वेश्चन आंसर्स भी देख लो.